हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर अप करने का शुरुआत किया था, जिसके तहत पॉलिटी, हिस्ट्री का टॉपिक किए थे, कुछ साइंस का भी टॉपिक किए थे। उसी में आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल जो है H2SO4 को कहा जाता है। इसको रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है, इसे कशिश का तेल भी कहा जाता है। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल या रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है कि एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग में आने वाली अभिक्रिया, बहुत सी अभिक्रिया है, ये गलती से फ्रीडल क्राफ्ट लिखा गया है यहाँ। जैसे क्लेमंसन रिडक्शन के द्वारा भी कराया जाता है। जैसे अगर एल्डिहाइड को अगर क्लेमंसन रिडक्शन कराया जाए तो वहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, और वो जो है Zn और Hg के उपस्थिति में कराया जाता है HCl के साथ। तो प्राप्त जो होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब यहाँ CH जो C डबल बाउंड था वो हट गया, और यहाँ OH 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। उसी जगह पर अगर वही कीटोन को हम लोग यूज करते हैं तो कीटोन जो है वह 2 डिग्री अल्कोहल देता है। जैसे देख लीजिए कीटोन में जो है वो तो 2 अल्काइल ग्रुप लगा रहता है ओ, इसके बाद अगर 4H लगा देंगे, Zn और Hg की उपस्थिति में HCl रहेगा, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये डबल बाउंड हट करके यहाँ एक H लग जाएगा, यहाँ एक H लग जाएगा, ये डबल बाउंड हट जाएगा और ये H यहाँ लग जाएगा, तो 2 डिग्री बनता है। इसको देखिए ऐसे R C R, यहाँ H और वहाँ OH। ठीक है, तो अगर इसको और आसानी से समझना है तो देखिए क्या हो जाता है कि हम आपको स्पष्ट इसका स्ट्रक्चर 2 डिग्री में क्या होता है कि यहाँ R C, मान लीजिए यहाँ भी R दीजिएगा तो यहाँ H, यहाँ OH। उसी को आप बहुत तरीके से बता सकते हैं कि ये R C OH H। तो आखिर बना क्या, दूसरे पोजीशन पर OH आ गया तो 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का भेद प्राप्त करने के लिए कोई भी तरीका से हम लोग जो है ना कर सकते हैं। उसमें से हम एक बताए क्लेमंसन रिडक्शन। क्लेमंसन रिडक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है ना रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड जो है 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाता है और कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल में बदल जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी भी कह सकते हैं। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है और इससे कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंधन दोनों होता है। तो आयनिक और सहसंयोजक बंधन जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि में होता है। कैसे होता है देखिए क्या होता है, NaOH के बीच में तो Na प्लस और OH माइनस रहता है। तो यहाँ पर जो है Na प्लस और OH माइनस जो है यह तो यहाँ पर हो गया कि ये आयनिक बंधन हो गया, लेकिन OH के बीच में O और H के बीच में जो है सहसंयोजक बंधन होता है। क्या होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। उसी तरह हम बोले HCN तो H प्लस और CN माइनस, यहाँ तो आयनिक बंधन है, लेकिन CN के बीच में C ट्रिपल बाउंड आता है, ये जो है ये क्या है, यह तो सहसंयोजक बंधन है। इसी तरह H2SO4 में भी होता है कि 2H प्लस जुड़ जाएगा, SO4 2 माइनस। अब S और O4 के बीच में जो है वो क्या है, सहसंयोजक बंधन है। उसी तरह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बीच में भी यही होता है कि Ca2 प्लस और CO3 माइनस में 2 माइनस में टूट जाता है। तो यहाँ तो Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस में तो आयनिक बंधन है, लेकिन CO3 के अंदर में जो है सहसंयोजक बंधन है। तो इस तरह के 4 एग्जाम्पल आपको बता दिए। बहुत है कि किस में आयनिक और सहसंयोजक बंधन दोनों है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में। उसके बाद जो है वो क्या है,
आपको हाइड्रोजन साइनाइड में, उसका सल्फ्यूरिक अम्ल में, उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। तो घड़ी में जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल वह दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के लेंस और फोकस के बीच का प्रतिबिंब हो, मतलब अगर लेंस और फोकस, लेंस यहाँ अगर है आप फोकस के बीच में प्रतिबिंब हो, तो उसका जो है मतलब वस्तु हो, लेंस और फोकस के बीच में अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु के पीछे, और बड़ा बनेगा। तो वस्तु के पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसमें और भी रहता है कि जब वस्तु मान लीजिए कि जितना ही लेंस के नज़दीक पहुंचा यहाँ पर उतना आवर्धित बढ़ने लगा, वही अगर फोकस पर रहता तो फोकस पर अगर रहेगा, फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका फोकस पर होगा तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु बहुत ही बड़ा होगा, वास्तविक होगा, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब इस साइड में यहाँ बनेगा। ठीक है, अब चलिए वही हो जाता है कि जब वस्तु जो है यहाँ फोकस पर ना हो करके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, यहाँ पे अगर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में होता है तो वहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है उधर कहाँ बनेगा, थोड़ा उसका प्रतिबिंब जो है आपको सीधे बड़ा बन जाएगा, बड़ा बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के पीछे बनेगा जब यहाँ अगर मान लीजिए फोकस है और यहाँ वक्रता केंद्र है उसके बीच में है, लेकिन जब वही वस्तु वहाँ वक्रता केंद्र पर आ जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, वस्तु के बराबर। यहाँ अगर 10 सेंटीमीटर का वस्तु रखेंगे तो यहाँ भी 10 का बनेगा, और वो कहाँ, यहाँ वक्रता केंद्र पर बना है तो इधर भी जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसीलिए वस्तु का केंद्र लगभग जो है यहाँ से लेंस से समान दूरी पर बनता है, उतना ही बड़ा होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बराबर होता है जब वक्रता केंद्र पर होगा तो, और उल्टा होगा। चलिए लेकिन अगर जब ही एक और कंडीशन है कि जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बराबर नहीं होकर के वस्तु से छोटा बनेगा, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब अगर अनंत से आ रही है, अनंत से बनेगा तो वो बहुत ही छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा नहीं बनता है, वह बनता है वास्तविक। ठीक है, सीधा बनता है, वो सीधा किस में बनेगा, इसी कंडीशन में जब वस्तु जो है वह फोकस और लेंस, मान लीजिए ये लेंस है, ये फोकस है, इसके बीच में यहाँ पर अगर वस्तु रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु के पीछे होगा। और सब में तो क्या लेंस के बाद बन रहा था, यहाँ पर होगा कि वस्तु के पीछे ही बन रहा है और बहुत बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो एक कंडीशन छोड़ के सब में उल्टा बनता है, वस्तु के कहाँ बनता है, यह जो है उल्टा तो बनता ही है, लेंस के दूसरे साइड में बनता है। तो एक ही कंडीशन में वस्तु के पीछे और लेंस जिस साइड में है उसी साइड में बनता है और बहुत आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। अब है कि बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए किन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है उस रेखा को कंटूर रेखा कहते हैं, जो समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाली रेखाओं को मिलाता है। वही है कि अगर समुद्र तल से दो समान ऊंचाई, तो समान ऊंचाई को दर्शाएगा तो वो आइसो हाइपस रेखा होगा। क्या होगा, आइसो हाइपस रेखा होगा। और वही अगर समुद्र तल से समान गहराई को दर्शाएगा वो रेखा कहलाएगा आइसोबाथ रेखा कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं
कि दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है और यह जो है दूध की शुद्धता बताती है। क्या बताती है? दूध की शुद्धता बताती है। अब है कि कैल्शियम कार्बाइड, जिसको हम लोग सी ए कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग CaC2 कहते हैं, पर हम लोग अगर वाटर डालेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? पूछता है कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो है एसिटिलीन गैस बनेगा, C2H2 प्लस CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस प्राप्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक है, सेल्यूलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक किसको कहते हैं? कि वे बहुलक जो प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल में सेल्यूलोज के अलावा जो है स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक अम्ल है, प्राकृतिक रबर है इत्यादि। अब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो जो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का प्रयोग करते हैं। तो कैसे? लोहे की धातु पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वायु और जल का संपर्क लोहे से नहीं हो पाता है। वायु और जल का संपर्क जो है लोहे से नहीं हो पाता है और लोहे से बनी वस्तुओं को जंग लगने से बचा लिया जाता है। इसीलिए जस्ता का परत हम लोग उस पर लगा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न में है कि उच्च ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और नॉर्मल ताप मापने के लिए तो वही थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में कार्य करता है? तो भार है। कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में कार्य करता है? तो भार। चलिए द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल का सिद्धांत, जिससे हम लोग द्रव चालित ब्रेक या द्रव चालित ब्रेक या आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग जो है पास्कल के सिद्धांत पर होता है। पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्र पर, अब मान लीजिए कि ये बंद द्रव है, इस पर कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर जो है बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त होता है। इस कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में अगर बल प्राप्त होता है, उसको पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। इसके आधार पर हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, द्रव चालित ब्रेक, ये सब इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है कि सीडेराइट किसका अयस्क है? तो लोहा का है, और लोहा का यही नहीं, लोहा का सीडेराइट के अलावा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पैरासाइट इत्यादि जो है लोहा का अयस्क है। तो कौन? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पैरासाइट और सीडेराइट, ये सब जो है लोहा का प्रमुख अयस्क है। चलिए अब जो है अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि फुलेरीन किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। यह जो है कार्बन का उपरूप है। फ्लोरीन कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप है। चलिए वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होती है? तो वर्षा की बूंदें जो है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन बोला जाए इसको इंग्लिश में, तो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण जो है गोल होती है। होता क्या है कि पानी का बूंद जो है वह चाहता है कि कम से कम सरफेस ग्रहण करे, तो उसे कम से कम सरफेस ग्रहण करने के चक्कर में वह गोल बन जाता है। तो सरफेस का जो है वो बड़ा, मान लीजिए किसी तरह का है, तो वो छोटा रूप लेने के लिए वो जो है अपना सरफेस, अपना जो है पृष्ठ को जो है ना सीमित करना चाहती है, और करते करते वो गोलाकार रूप ले लेती है। तो वो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। अब है किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी। इसके लिए आप पढ़े होंगे बैनी या पीनाला, या पढ़े होंगे विबजियोर। तो सबसे कम जो है बैगनी का होता है और सबसे ज़्यादा जो है वह क्या होता है? लाल का होता है। तो आइए अब है कि जल के अंदर
वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है, तो वह अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। जल का बुलबुला जो है एक गोलाकार, तो जल अभी पढ़े हैं कि जल का बूंदी जो होती है वो गोलाकार होती है, जिसके भीतर और बाहर जल ही होता है। अगर जल में डूबा हुआ है तो गोला। अब है क्या कि जल एवं वायु का अपवर्तनांक भिन्न होता है। मतलब जल में अगर वायु है तो वायु का अपवर्तनांक अलग है, जल का अलग है। भिन्न होने के कारण क्या होता है कि जब जल से वायु या बुलबुले के भीतर में प्रवेश करता है, अब जो है जल जो है वायु के भीतर में, बुलबुला के भीतर में अगर प्रवेश करता है तो क्या होता है कि यह अविलंब से दूर हो तथा वायु में जल प्रवेश करता है, और इस प्रकार क्या होता है कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो वह ये जल के अंदर वायु का बुलबुला किस बात, वायु का बुलबुला में जब पानी घुसता है तो वायु जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह धातु कौन सी है जो अपनी ही ऑक्साइड की परत बनाकर सुरक्षित की हो जाती है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है जिस पर अगर एल्युमिनियम का ऑक्साइड का परत लगा दिया जाए तो वह सुरक्षित हो जाता है। अब है कि कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaO। इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं या बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। यह सफ़ेद रंग का होता है और यह क्षारीय और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्षारीय तो होता ही है, ये ठोस भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लोहे का रासायनिक संकेत क्या है, तो Fe है। चलिए अब और भी जान लीजिए। एल्युमिनियम का Al होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप देखिएगा। चलिए अब ओम किसकी इकाई है, तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई जो है ओम है। इसको जो है हम लोग, इसका सिंबल जो है वो ये है, और ये इसको कहीं कहीं OHM, इसको ओम को OHM भी लिखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आवर्त सारणी में लिखना था छठे, लिखा गया साथ में कि छठे आवर्त में कितने तत्व है, तो छठे आवर्त में जो है 32 तत्व है। चलिए एक एक करके जान लीजिए। पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, तो 2 और 3 8 ही है। 4 और 5 में 18 है, 4 और 5 में 18 है। छठे में तो अभी बताया कि 32 है। सातवें में जितना शेष, जितना अभी तक आते जा रहा है, जैसे जैसे कि नया नया तत्वों का पता चल रहा है, सब सातवें में आ जा रहे हैं। सातवां का कैपेसिटी अगर पूछा जाए, मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, तो सातवां का और छठा का 6 और 7 दोनों में 32 तत्व आ सकते हैं अभी उतने। चलिए अब है कि अग्निशामक यंत्र किस के बनाए जाते हैं, तो एस्बेस्टोस के। चलिए अब है कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।